जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का MPSI मॉक टेस्ट के अंदर। ये MPSI का 10वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 9 मॉक टेस्ट हम लगा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। इन 10 मॉक टेस्ट के अंदर आपको मैं 250 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 250 वो बेहतरीन सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। PDF के लिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो किसका है, आयत का। आयत कैसा होता है सर? कुछ इस प्रकार का होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। बोला गया एक आयताकार खेत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 75% ज़्यादा है। तो मैंने कहा 75% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या बोल पाएंगे, 3/4। 3/4 का मतलब है जो उसकी चौड़ाई अगर 4 होगी तो लंबाई 3 ज़्यादा होगी। चौड़ाई अगर इसकी 4 होगी, चौड़ाई अगर ये 4 होगी तो इसकी जो लंबाई है वो 3 ज़्यादा यानी कि 7 हो जाएगी। तो मैंने इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया। आगे बोला गया कि 6 रुपये पर मीटर की दर से इसके चारों तरफ जो बाउंड्री लगाते हैं या फेंसिंग लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, उसका जो खर्चा है वो 264 रुपये है। इसके चारों तरफ का जो खर्चा आ रहा है कितना आ रहा है, 264। ये 264 रुपये जो खर्च है, पर मीटर का खर्च कितना है, 6 रुपये। तो मैं 264 में अगर पर मीटर से भाग दे दूं तो इसकी लंबाई आ जाएगी क्या, और इसकी लंबाई क्या कहलाएगी, परिमाप। परिमाप। और परिमाप क्या होता है सर? परिमाप होता है 2 × L+B, 2 × L+B। और 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44। अब समझना ध्यान से, 2 × L+B का मान कितना हो जाएगा, 7x और 4x यानी कि 11x बराबर 44। ये कितना है, 11 दूनी 22, 22 से 44 दो बार कट गया। x का मान बोले तो 2 आ गया। x का मान 2 आ गया तो इसको क्या बोलेंगे आप, 14x 14, और इसको क्या बोल पाएंगे, 8। L बराबर 14 और B बराबर 8 है। आगे बोला जा रहा है कि सर खेत का क्षेत्रफल बताना। क्षेत्रफल क्या होता है खेत का, L × B। L × B यानी 14 × 8, 14 अट्ठे कितना होता है, 112। 14 अट्ठे 112, D इज द करेक्ट उत्तर। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कि सर एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। सर वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बेटा अगर 225 के बराबर है तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बोले स्क्वायर रूट ले लो तो 15 आ जाएगा कि नहीं, 15 आ जाएगा। अब आगे वो बोलता है कि आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा की लंबाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग की किसी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सर वर्ग की भुजा तो फिक्स होती है, लंबाई और चौड़ाई बराबर, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। लेकिन वो कहता है कि जो आयत है, जो आयत है इसकी जो लेंथ है इससे 4 ज़्यादा है यानी 15 + 4 19, और इसकी जो चौड़ाई है वो इससे 2 कम है यानी 15 - 2। तो आप जानते हैं कि 15 - 2 यानी ये तो 13 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। बोलता है कि आयत का क्षेत्रफल बताओ। सर आयत का क्षेत्रफल आपने अभी अभी निकाला, L × B होता है यानी 19 × 13। 3 9 27 की 7 आएगी, इकाई के स्थान पर 7 आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट उत्तर। अब मल्टीप्लाई करना है कर लीजिए, बड़ा नंबर है तो छोड़ सकते हैं। इकाई अंक के आधार पर हम उत्तर कर सकते हैं अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है तो। एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपये में खरीदता है और 10% छूट देने के बाद 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अंकित मूल्य बताओ। सर अगर ऐसा क्वेश्चन बोले, इसको भी इग्नोर करो, इसकी ज़रूरत नहीं है, कि अगर एक व्यक्ति 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है तो उस केस में हमें CP और MP का रेशो निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, 100 में से डिस्काउंट घटाओ और 100 में प्रॉफिट जोड़ दो। इनका जो रेशो होगा ये CP और MP का रेशो होगा। सर डिस्काउंट कितना है, 10%, तो 10 घटाने पर ये 90 आ जाएगा। प्रॉफिट 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। सवाल में बोला गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को कितने में खरीदता है, 360 में। कितने में बेटा, 360 में। इस यानी इस 90 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 360 रुपये। कितने गुना है, 9 चौके 36, 4 गुना। तो 125 का भी 4 गुना कर दो तो ये कितना बन जाएगा सर, 500 रुपये। क्या बन जाएगा, 500 रुपये। सी आंसर। समझ पा रहे हैं? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF महत्तम समावर्तक मतलब HCF और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 37 और 444 है। यदि एक संख्या 111 है तो दूसरी संख्या बताना है। सर इनका एक रिलेशन याद रखना, पहली संख्या यानी ये, दूसरी संख्या यानी B बराबर होता है LCM × HCF। आपको एक संख्या दे रखी है कितनी, 111, इंटू दूसरी निकालनी है
HCF कितना दे रखा है 37 और LCM कितना दे रखा है 444। अच्छा गुणा में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा 111 से 444 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा और 4 का गुणा 37 में करो, 4 सत्ते 28 की 8। वैसे इकाई अंक के आधार पर उत्तर करेंगे तो आप क्या बोलते हैं सी। मैंने देखा कि इकाई के स्थान पर कहीं भी 8 नहीं है, केवल सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रेशो का। इसमें ये बोला गया, ये ए और बी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। बोला गया कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि 7a माइनस 5b रेशो 5a माइनस 3b बराबर 5:4 है। तो a अनुपात b 5:3 आएगा क्या, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। चेक कैसे करेंगे तो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। 7a माइनस 5b बटे 5a माइनस 3b बराबर कितना 5/4 दिया हुआ है। अब इसको चेक करना है तो कैसे चेक कर पाएंगे, बोले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 का गुणा इसमें करूंगा तो 4 सत्ते 28a माइनस 20b बराबर 5 का गुणा नीचे वाले नंबर में होगा तो 25a माइनस 15b। अब 25 इधर जाएगा तो 3a बचेगा बराबर 20 इधर आएगा प्लस का और 15 माइनस का। 20 साहब इधर आके प्लस का हो जाएगा, 15 माइनस का है तो प्लस का 5b बचेगा। तो a बटे b बराबर क्या हो जाएगा 5/3, यानी 5:3 आ गया। 5:3। इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, पहला वाला तो सही है। अगर मैं उत्तर दूंगा तो ये बोलूँगा केवल ए नहीं हो सकता, केवल बी भी नहीं हो सकता। हो सकता है ए अकेला हो सकता है ए भी दोनों हो। ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, केवल बी नहीं हो सकता और ए और बी दोनों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ए तो सही है। अब दूसरे की हम बात करते हैं। तो दूसरे के बारे में बोला गया 5a माइनस 4b 5a माइनस 4b बटे 7a माइनस 6b बराबर कितना है 4/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 का गुणा इसमें तो 5 15a माइनस 12b बराबर 4 का गुणा इधर करोगे 4 7 28a माइनस 24b, कितना आ गया 24b। अब a को इधर ले लो, a को इधर ले आऊँगा मैं तो क्या बचेगा 13a और b इधर ले जाऊँगा तो 24 प्लस का हो जाएगा, 12 माइनस का चला जाएगा तो 12b बच जाएगा। a और b को कहीं भी इंटरचेंज कर सकते हो, बस कोशिश करो पॉजिटिव बचे। तो मैंने कहा b बटे a क्या हो जाएगा, बोले 13/12 हो जाएगा, या फिर मैं कहूँगा a रेशो b कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। a रेशो b का मान 12/13, यानी यहाँ कितना दिया है 3:2। सर 3:2 नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला क्या है गलत है। अगर दूसरा वाला गलत है तो हम बोल पाएंगे केवल और केवल ए स्टेटमेंट सही है, केवल और केवल स्टेटमेंट पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट। 3 थैलियों में फलों की संख्या का अनुपात कितना है 3:4:5। पहले दो थैलों में किस अनुपात में फलों की संख्या बढ़ानी होगी ताकि नया अनुपात जो बनेगा 5:4:3 हो जाए, 5:4:3 हो जाए। ध्यान से देखना, पहले 2 थैलों में बढ़ाना, इसका मतलब जो हम चेंज कर रहे हैं वो पहले और दूसरे थैले में कर रहे हैं, पहले दूसरा और तीसरा। इसका मतलब तीसरे में हम कोई चेंज नहीं कर रहे। अगर तीसरे में कोई चेंज नहीं कर रहे तो तीसरे के जो मान है वो बराबर होना चाहिए, तीसरे थैले की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यहाँ तो 5 है, यहाँ 3 है, इनको बराबर करना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये बनेगा 3 × 9 रेशो 3 चौके 12 3 5 15 और 5 का गुणा इधर करेंगे तो ये बनेगा 25 20 और 15। देखो भाई ये दोनों तो बराबर हो गई। यहाँ पे हमने क्या चेंजेस देखे, हमने ये देखा पहले 2 थैलियों में ये 9 से 25 हो गया, यानी कितना बढ़ा तो अपने कहा 16। और यहाँ पे कितना बढ़ा सर 8, कितना बढ़ा 8। तो किस अनुपात में वृद्धि हुई, बोले 8 एकम 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2:1 के अनुपात में वृद्धि हुई। 2:1 यानी कि ऑप्शन बी 2:1 के अनुपात में इनमें वृद्धि हुई है। ठीक है, कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि 2 क्रमिक वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 300 और 315। एक साल 300 ब्याज मिला और अगले साल कितना मिला 315, कितना मिला 315। सर ये 315 कैसे मिला होगा, सर
एक्चुअल में कुछ इस प्रकार से होगा कि 300 तो मिला ही होगा ये वाला, प्लस 15 रुपये और मिला होगा। ये 15 रुपये क्यों मिला सर ब्याज? सर इसकी वजह से मिला, 300 की वजह से मिला मुझे। तो मैं ये बोल पाऊंगा कि 15 रुपये का जो ब्याज है वो कितने पर है? 300 पर है, पहले वाले 300 पर है, गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा रेट? 5%। रेट कितना आ जाएगा? 5%। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। आगे बढ़ेंगे। अभी ये MPSI जब ख़त्म हो जाएगा तो आप में से बहुत सारे लोग जेल प्रहरी या फॉरेस्ट गार्ड दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे, है ना। 28 के बाद से शुरू हो जाएंगे। 25 मई को वो पेपर है, तो उस दौरान भी मैं 15-20 मॉक टेस्ट कराऊंगा आपको। 2 बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2:3 के अनुपात में, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? सर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA क्या होता है? CSA होता है 2πRH। मैंने इसको R1 बोल दिया, इसको H1 बोल दिया, बटे में 2πR2 × H2। ये वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 2:3। तो मैं इसको क्या 2/3 लिख सकता हूँ? आपने कहा यस सर। अब बात को समझना, 2π और 2π का तो कोई यूज है नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और रेशो में जब भी लिखेंगे कट जाएंगी, इनकी जरूरत नहीं है। मतलब R1 H1 R2 H2 की आवश्यकता है मुझे। तो समझना, R1 त्रिज्या तो दी नहीं है, H1 H2 दे रखी है, ये 2 है ये 1 है, ये वाली को मैं 2 लिख सकता हूँ H1 की जगह, पहली वाली को 2 और दूसरी वाली को 1, क्योंकि दूसरी 1 है। ठीक है, ये लिखा है 2:1। अब देखो ये सारी वैल्यू को जब इधर लाएंगे हम तो 2 से तो 2 कट जाना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? R1/R2 बराबर 1/3। कितना आ जाएगा? 1/3। अब बात आयतन की हो रही है। सर इनके आयतन क्या होते हैं? सर इनका आयतन होता है πr²h। तो पाई तो फिक्स है सर, हम R1 का स्क्वायर करना है और H का गुणा करना है H1 का, और इधर R2 का स्क्वायर करना है और H2 का मल्टीप्लाई करना है। तो सर R1 का मान कितना है? बोले R1 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू H1 कितना है सर 2। ये H1 है आपका, ये H2 है, इंटू 2 बटे R2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और H2 कितना है 1। तो ये कितना आ जाएगा 2/9। 2/9 को ही 2:9 बोल देंगे, यानी कि डी उत्तर। डी उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर एक शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को 2.5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने की जो लागत है वो 1800 रुपये है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को 2.5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से जो रंगने की लागत है वो 1800 रुपये। तो मैं यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा कि CSA क्या होगा? बोले ये होगा 1800 रुपये कुल खर्चा आ रहा है, और 1 वर्ग सेंटीमीटर का या मीटर का कितना आ रहा है? 2.5 रुपये आ रहा है। तो ये कितने मीटर है ये मैं पता लगा पाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ से एक 0 डेसिमल हटाया, 0 बढ़ गई, 25 से इसको काटेंगे, 25 सत्ते 175, 5 बचा 50, 25 दूनी 50 और 1 0। यानी इसका जो CSA होता है किसका? शंकु का, वो क्या होता है? πRL। πRL बराबर कितना आ गया? 720। पाई का मान, अच्छा पाई का मान, कमाल की बात या स्पेशल बात ये है इसमें कि पाई की वैल्यू इसने बोला है 3 रखना है, यानी पाई का मान 22/60 7 या 3.14। आप अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं रखोगे। यहाँ पर आपको जो वैल्यू रखनी है वो क्या रखना? 3, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि पाई की वैल्यू कितनी? 3 रखनी है। तो 3 × R 12 दे रखी है और L मुझे निकालना है, L निकालना मुझे। तो L कितना आएगा? 720। 12 × 36, 36 से 72 को काटेंगे तो 20 बार कट गया, यानी L का मान कितना आ गया? 20। L का मान कितना आ गया? 20। अब मैंने ऑप्शन पे नज़र डाली, 20 था भी, और मैं उत्तर कर देता, लेकिन ये उत्तर तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? मैंने जो भी निकाला है वो क्या निकाला है? L का मान, और L क्या होता है? स्लांट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। मुझे क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई चाहिए तो सर ऊंचाई कैसे निकलेगी? सर H बराबर होगा रूट के अंदर L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। L का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 144, तो 256 आ जाएगा। तो H बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। H बराबर कितना आ जाएगा? 16, यानी कि उत्तर डी आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है और 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था।
ए और बी की जो उम्र का रेशो है कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कितना था, 6:13 था, 6:13 था। और आज कितना है, यानी वर्तमान में कितना है, बोले वर्तमान में 8:15 है, वर्तमान में 8:15 है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेशो कितना बढ़ रहा है, 2, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है, 2। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे कि 8 वर्ष बाद, अगले 8 वर्षों के बाद इनकी उम्र का रेशो क्या होगा, अगले 8 वर्षों के बाद इनकी उम्र का रेशो क्या होगा। मैंने एक बात यहाँ से समझी कि सर 8 वर्षों में, पिछले 8 वर्षों से वर्तमान तक आने में इसको 2 अनुपात बढ़ा, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, यानी 2 रेशो बढ़ने में 8 साल लगे, इधर भी और इधर भी से। ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि इनका अंतर जो है ना, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, 6 और 13 का अंतर 7 है और यहाँ भी 7 है। ये अंतर बाय डिफॉल्ट पहले से बराबर दिया हुआ है, तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं दिया होता तो हमें बराबर करना पड़ता। लेकिन ये अंतर बराबर देने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये 6 से 8 हुआ, यानी 2 रेशो बढ़ा, इधर भी 2 रेशो बढ़ा। इसको बढ़ने में कितने साल लगे सर, 8 साल। तो वो कह रहा है अगले 8 सालों में ये रेशो क्या होगा। तो हम इतना समझते हैं कि सर अगले 8 सालों में भी ये रेशो 2-2 बढ़ेगा। अगर 2 बढ़ेगा तो ये 10 हो जाएगा, और इधर भी 2 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 15 से 17 हो जाएगा। और 15-17 अगर कटते हैं तो काट दो, नहीं तो डायरेक्ट हमारा ये उत्तर आ जाए। तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर क्वेश्चन को ठीक से समझ पा रहे हैं आप तो। अगला प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता बताओ। तो सर जो पत्ते काले होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 26 कार्ड होते हैं काले। अब मुझे क्या चाहिए, 2 चीज़, एक तो अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल, और दूसरा चाहिए कुल। दूसरा क्या चाहिए, कुल। अनुकूल कैसे निकलेगा सर, अनुकूल की बात करूं तो 26 काले पत्ते हैं और 26 में से ही कोई 2 निकालना है, तो मैं बोल पाऊंगा कि 26C2, ये तो मेरा अनुकूल हो गया। अब कुल की मैं बात करूं, टोटल की मैं बात करूं, तो टोटल 52 पत्ते हैं, 52 में से ही 2 निकलेंगे, एक गड्डी में से ही निकाल रहे हैं, यानी 52 में से 2 निकलेंगे, तो नीचे लिखेंगे 52C, 26C2, 52C2, यानी कि ए इज द राइट उत्तर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उसे पिघलाया जाता है और वर्गाकार आधार का सम पिरामिड बनाया जाता है। पिरामिड का आधार कैसा है, वर्ग के आकार का, स्क्वायर के आकार का है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है तो पिरामिड के आधार की भुजा कितनी है। तो देखिए भाई, पिरामिड का जो आयतन होता है, अब जब एक वैल्यू, एक फिगर को मेल्ट करके या तोड़ के दूसरा बनाया जाएगा 3D में, तो इनके वॉल्यूम बराबर होते हैं, यानी आयतन बराबर होते हैं। तो हम आयतन अगर मैं किसका निकालूं, पिरामिड का, तो पिरामिड का जो आयतन होगा वो क्या होगा, पिरामिड का, और इधर किसका, गोले का। दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, पिरामिड का आयतन और गोले का आयतन बराबर होना चाहिए। सर पिरामिड का आयतन होता क्या है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये होता है। सर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहां बोला गया कि 1/3, इसका बेस एरिया क्या होगा। सर बेस क्या है, बोले वर्ग के आकार का बेस है, तो बेस एरिया होगा भुजा का स्क्वायर इंटू हाइट 22 दे रखी है, बराबर 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू इसकी त्रिज्या कितनी है गोले की, बोले 7, तो 3 बार 7 लिख लूँ मैं, 7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 से तो ये 7 कट जाएगा, और क्या कट सकता है, बोले इस 22 से 22 कट जाएगा, और 3 से ये वाला, यहाँ भी 3 होता, माफी चाहूँगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। इधर केवल ए स्क्वायर बचा, और इधर क्या बच गया, बोले 4 गुणा 7 गुणा 7। आपको पता है ये 2 दूनी 4 होता है, तो मैं 4 को ये भी लिख सकता था 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 7 गुणा 7। अब मुझे जब स्क्वायर रूट निकालना हो, ए का मान निकालना है, यानी स्क्वायर रूट, तो 2 बार 2 है, 2 बार 7 है, यानी 1 बार 2 1 बार 7 आ जाएगा, तो हम बोल पाएंगे कि 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट 10 चल रहा है भाई हमारा, इससे पहले 9 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख के जाना, उन्हें एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। एक फलों की टोकरी में 4 संतरे हैं, 5 केले हैं और 7 सेब हैं। एक व्यक्ति एक एक करके प्रतिस्थापन के द्वारा 2 फल चुनता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों ही संतरे। सर जब फलों को एक एक करके निकाला जाता है तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है,
देखो भाई टोटल फल कितने हैं, तो 9 7 16 बोले आपने, कितने 16। अब संतरे कितने हैं आपके पास टोटल, बोले संतरे हैं 4। तो मैं पहली बार एक संतरा निकालना चाहता हूं, तो कोई भी संतरा 4 में से एक आ सकता है। जब भी मैं एक संतरा निकालूंगा तो मेरे पास टोटल संतरे कितने हैं 4, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे मेरे 4, और टोटल परिणाम कितने होंगे 16। तो दोनों बातें क्लियर हैं आपको, 4 ऊपर आएगा 16 नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये मेरे फेवरेबल आउटकम थे, ये टोटल आउटकम है। अब मैंने एक संतरा तो निकाल के रख लिया, तो सर टोकरी में टोटल वो कितने रह गए, अब 15, टोटल फल कितने रह गए 15, और एक संतरा ऑलरेडी निकल चुका है, तो अभी शेष संतरे कितने बचे 3। तो 2 संतरा निकालने के लिए हम ये करते हैं, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो 4 3 बार, अच्छा 4 से काट दो 4 बार और 3 से काट दो 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1/20। कितना आ जाएगा भैया 1/20। डी इज द करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट अगला सवाल है कि इसको आप सरल करें, इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे ये देखेंगे। x की पावर a अपॉन x की पावर b है, अगर कहीं लिखा है a की पावर n बटे a की पावर m, तो हम इसको लिख देते हैं a की पावर n माइनस m, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इस बात को आप ध्यान रखें, ये घातांकरणी का नियम होता है। a की पावर n बटे a की पावर m लिखा है, अगर बेस समान होते हैं और पावर बटे में होती हैं तो इनको ऊपर ले जाते हैं, बेस समान होते हैं और संख्याएं किस में होती हैं, बटे में, तो घातों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब सेम काम यहाँ करते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो x की पावर क्या आएगा a माइनस बी, और साथ में क्या है इंटू 1/ab, तो वो इसके बटे में आ जाएगा कि नहीं, बटे में आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। इंटू अगला देखेंगे इसको, सर ये मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई है, ये x की पावर b बटे x की पावर c है, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे x की पावर b माइनस सी, और बटे में क्या आ जाएगा bc, इंटू यहां से क्या लेंगे x की पावर c माइनस x की पावर a, x की पावर c माइनस a, बटे में कितना आ जाएगा सर, बटे में आ जाएगा ca। अब अगला घातांकरणी का नियम क्या कहता है कि अगर बेस समान हो और तीनों गुणा में हो, बेस समान हो और 2 3 4 बेस मल्टीप्लाई में हो, जैसे कहीं लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम क्या कर देते हैं सीधे एक बार लिख देते हैं a की पावर m प्लस n, पावर को जोड़ के लिख देते हैं, बेस को बार बार ना लिख के पावर को जोड़ के लिख देते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सेकंड स्टेप में, x की पावर क्या बोले a माइनस बी बटे ए बी प्लस b माइनस सी बटे बी सी प्लस c माइनस ए बटे सी, ये लिख सकते हैं। अब हमने कहा इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो x की पावर क्या आएगा एलसीएम, बोले ए बी सी, क्योंकि ए बी यहाँ है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी है, ए बी सी एलसीएम आ गया बेटा। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ए बी है तो ए बी से ए बी तो कट जाएगा, सी बचेगा, सी का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये बनेगा ए सी माइनस बी सी प्लस, अब बी सी से बी सी कट जाएगा, ए का गुणा इधर होगा तो ये ए बी माइनस ए सी प्लस सी ए से सी ए कट जाएगा, क्या बचेगा बी, बी का गुणा ऊपर होगा बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी कट जाएंगे, माइनस का ए सी प्लस का ए सी कट जाएंगे, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कट जाएंगे, यानी एक्स की पावर क्या बचेगा 0 बटे ए बी सी। 0 बटे ए बी सी क्या होता है, एक्स की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या आ जाता है 1, क्या आ जाता है भाई 1 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्या 1 2 3 ... 40 में से चुनी गई कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग है, कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग है। तो मुझे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि 1 से 40 तक कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो मैंने कहा 1 की पहली संख्या तो 1 है जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 1 का स्क्वायर होता है। फिर अगली संख्या 4 है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 तो 40 से बड़ी हो जाएगी, 49 जो नंबर है 49 तो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे अनुकूल परिणाम हैं कितने ये, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, कितने हैं सर 6। और टोटल संख्याएं कितनी है, बोले 40, टोटल संख्या 40 है। अगर 2 से काट दूंगा तो 3/20 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 3/20 आ जाएगा, डी इज द करेक्ट उत्तर।
डी क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला एक और नंबर सिस्टम का सवाल है कि n की पावर 9 है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 3 की पावर में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर ये कितना है 5 इंटू 27 की पावर 27 की पावर 3 है, तो मैं पहले 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 3 है बटे में 3 की पावर 1 है, और ये 81 को क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है 4 है, बराबर 27 को इधर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर इनमें मल्टीप्लाई हो जाए कितना हो जाएगा 9 बटे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 16, यानी ये 3 की पावर 17 बन गई, बराबर 3 की पावर। अब आपको पता है कि ये वाली जो संख्या है ये भी बेस 3 है, ऊपर भी सबका बेस 3 है, तो 3 की पावर 17 माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, तो हम अगर इनको जोड़ते हैं तो 3 की पावर कितना बनेगा 2n प्लस 9 5 14 और ये 17 माइनस हो जाएगी, बराबर 3 की पावर 3 है। तो 2n 17 में से 14 में से 17 गया तो माइनस का 3 बचेगा, बराबर 3। अब बेस समान है तो हमने पावर बराबर कर दी, देखिए यहाँ पर क्या था बेस समान थे तो पावर बराबर कर दी, 3 को इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा, यानी 2n बराबर अगर 6 है तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, n बराबर 3 आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये घातांकरणी की छोटे छोटे से जो फैक्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, तो आप इनको कर पाओगे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी सिंप्लीफाई करना है मुझे, घातांकरणी का ये सवाल। बोलिए बताओ सर 8 रूट के अंदर 8 माइनस 2 रूट 15 कहीं लिखा है, ऐसा लिखा है 8 माइनस 2 रूट 15, और इसके ऊपर भी क्या डला है करनी डली हुई है, इसके ऊपर भी करनी डली हुई है। तो आप सबसे पहले जब भी यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो बस इस करनी के साथ 2 लिखा होना चाहिए, अगर 2 लिखा हो तो आप इस अंदर वाली करनी के अंदर जो भी नंबर लिखा है इसके 2 ऐसे फैक्टर कर लो कि जोड़ घटाव करने पर 8 आ जाए। तो आपने कहा 3 गुणा 5, 3 5 15 होता है, 5 15, 3 गुणा 5 किया 5 15, और 3 और 5 को जब भी जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, पहले बड़े नंबर को लिख लेना, फिर छोटे नंबर को लिख लेना, बड़े के ऊपर भी करनी डाल दो, छोटे के ऊपर भी करनी डाल दो, और यहाँ अगर माइनस का साइन है तो माइनस का डाल दो, और प्लस का है तो प्लस का डाल देना, या माइनस का है तो माइनस का डाल दो, प्लस का होता तो प्लस का डाल देते। फिर से सुन लो कि आपको इस 15 के 2 ऐसे फैक्टर बनाना है कि इनका जोड़ या घटाव करने पर 8 बन जाए। तो आपने कहा 5 3 15, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। तो बस आपको क्या करना, बड़ा नंबर पहले लिख लेना, छोटा बाद में लिख देना, और बड़े नंबर पर भी रूट डाल दो, छोटे पर भी रूट डाल दो, साइन जो सवाल में दिया वो साइन हम लगा देंगे, तो डायरेक्ट हमारा उत्तर क्या आ जाएगा √5 माइनस √3। अब आप बोलेंगे ये आया कैसे, तो मैं इसको रिवर्स करके दिखा देता हूँ कि मैंने कहा कि ये √5 माइनस √3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ध्यान देना, तो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 2 इंटू ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा 15। ये मैंने क्या किया था, स्क्वायर किया था। सर स्क्वायर करना मेरे बस का नहीं था, मैं नहीं कर सकता था सर, मेरे हाथ में नहीं है मैथ्स को छेड़ना। मैंने अगर स्क्वायर किया है ना तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो मैंने वापस से स्क्वायर रूट ले दिया। अगर स्क्वायर रूट लिया तो वो उसकी शकल सवाल जैसी आ, समझ पाए क्यों किया मैंने ऐसा। अगले 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं डीआई से, और डीआई के बहुत बढ़िया सवाल हैं कि आपको डाटा देखना, उत्तर करना है। ये डाटा दिया हुआ है चयनित विद्यार्थियों का 720 का, 2014 में 15, 2012 में 20, 2013 में 25, 2016 में 30, 2015 में 10, और बोला गया कि 2012 और 15 में कुल मिलाकर चयनित आईएएफएस अफसर की संख्या किस वर्ष चयनित आईएएफएस अधिकारियों की संख्या के बराबर है। 2012 और 15 का डाटा निकालना है मुझे, 2012 और 2015 का। 2012 में कितने हैं सर, मैंने कहा 2012 में 20% और 15 में कितने हैं, 15 में 10%, कुल मिला के कितने हो गए सर 30%, कुल मिला के 30% हो गए। तो कह रहा है कि इन दोनों की संख्या को मिलाकर कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें 30% है। सर 16 में अगर आप देखते हैं तो इसमें सेलेक्टेड लोगों की संख्या 30% है, कितने में 16 में। तो बस देखकर उत्तर करना था कि 2012 और 15 में सेलेक्ट हुए चयनित हुए विद्यार्थियों की या कैंडिडेट की जो संख्या है वो किस वर्ष के बराबर है, तो 16 के बराबर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एक और डीआई का सवाल है, आबकारी विभाग में पूछा गया है, यानी एक्साइज कांस्टेबल में, कि नीचे दिया गया बार ग्राफ 2012 से 16 तक 5 वर्षों के लिए कंपनी जुपिटर लिमिटेड में श्रमिकों की कुल संख्या और महिला श्रमिकों की संख्या के बारे में बताता है। अब यहाँ पर दो तरह के ये बार बने हुए हैं। जो खाली वाला है ये तो बताता है महिला को, और ये वाला बताता है कुल को, यानी पुरुष और महिला दोनों को। अब आपको डाटा थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख दूंगा जिसका सॉल्व करना। 2014 में पुरुष श्रमिकों का 2012 में महिला श्रमिकों से अनुपात बताओ। तो 2014 में पुरुष कितने हैं? 2014 में मेल निकालने मुझे, तो मैं मेल कैसे निकालूंगा सर 2014 में? बोले 2014 में टोटल कितने? 126, और 2014 में महिला कितनी है? 92 घटा दो इसमें से, तो 8 और 26 कितना हो गया? 34। और 2012 में महिलाएं कितनी है सर? 2012 में महिलाएं तो डायरेक्ट देख लूंगा 70 हैं। कितनी? 70 है। तो मुझे ये 34/70 करना था। 2 से काटेंगे तो ये 17 बार और ये 35 बार, 17/35 आ जाएगा। किस ऑप्शन में? बी में। तो जो आपके डीआई के क्वेश्चंस होते हैं वो देखकर बहुत इजीली आंसर ला सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है कि बताओ ये जो भिन्न लिखे हुए हैं, फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, वो किसका उदाहरण है इनमें से? तो देखिए एक बात याद रखना, अगर कहीं भिन्न ऐसा लिखा है 1/3, 5/7, 3/8, यानी अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, तो ये होते हैं उचित भिन्न। क्या होते हैं? उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर कहीं उल्टा लिखा है 3/1, 7/5, 8/3, इसका मतलब क्या है कि मैं 1 से 3 में भाग दे सकता हूँ, यानी 3 बार जाएगा। 5 से और भाग दे के मैं इसको ऐसे लिखता, 5 एकम 5, बचेगा 2/5। इसको और भाग देता, 3 दूनी 6, 2/3, ऐसा लिखता। मैं इनको वास्तव में ऐसा लिखता, तो इनको बोला जाता है अनुचित भिन्न। क्या बोला जाता है? अनुचित भिन्न। और इनको बोला जाता है मिक्स्ड, यानी मिश्रित भिन्न। क्या बोला जाता है? मिश्रित भिन्न। अब आप देख लो कि आपको उदाहरण में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए। 5/2 इसको भी भाग लगा सकते हैं, 7/2 को भी, 7/3 को भी, 13/11 को। तो ये कैसे भिन्न है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अनुचित भिन्न को बोलते हैं, अपूर्ण या अनुचित एक ही बात है ना, अनुचित भी बोलते हैं इसको, यानी कि इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर भिन्न। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 10 पुरुष और 15 महिलाएं, 10 आदमी और 15 महिलाएं एक साथ अगर काम को करते हैं, 10 मैन प्लस 15 वुमेन अगर एक साथ काम को करें तो 6 दिनों में कर लेती हैं। और वही काम एक आदमी 100 दिनों में करता है। और अगर इसी काम को एक आदमी को दे दो, यानी एक मैन को दे दो, तो 100 दिन लगाता है। यानी ये वाला काम और ये वाला काम बराबर है, दोनों ही काम बराबर हैं। चाहे तो 6 लोगों से वो 6 दिनों में इतने लोगों से करवा लो, चाहे 100 दिनों में एक आदमी से करवा लो, काम सर बराबर है। तो मैं यहाँ से मैन और वुमेन की काम की क्षमता निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे? 6 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये 60M बनेगा, प्लस 15 चिक्के 90W बनेगा, बराबर 100 मैन बनेगा। अब मैंने कहा इसको इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 40M, और इधर कितना है? 90W। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो W/M कितना आ जाएगा? बोले W/M आएगा 4/9, 4/9। यहाँ पे आप ये बोल पाओगे मेरे भाई कि महिला की क्षमता 4 है तो पुरुष की क्षमता 9 है। अब अगर मुझे टोटल वर्क बताना है तो टोटल वर्क मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ। ये भी मेरा टोटल वर्क है, ये भी मेरा टोटल वर्क है, कोई भी ले लो। तो मैंने कहा एक आदमी है, आदमी की क्षमता कितनी है? 9 इंटू कितने दिनों में करता है काम? 100 दिनों में। तो ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। इतना ही 900 काम यहाँ से भी आता अगर आप इनको लेते तो। चूंकि यहाँ पे 2 बार मुझे W की क्षमता भी रखनी पड़ती है, M की क्षमता भी रखनी पड़ती, तो मैंने इजी डाटा को ले लिया। अब इस काम को किससे करवाना है सर? इसको करवाना है एक महिला से, एक वुमेन से। और एक वुमेन की क्षमता कितनी होती है सर? सवाल में आई है 4। 4 से काटना है, 25 बार कटेगा, 25 9 कितना होता है? 225। 25 9 कितना होता है? 225। सी इज द करेक्ट उत्तर। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं A और B इस प्रकार हैं
किस प्रकार है सर ए और बी, कि ए का 5%, ए का 5। अब देखो मैं परसेंटेज को लिखूं बाद में काट दूं, उससे बढ़िया मैं लिख नहीं रहा, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे काट सकते थे। तो परसेंटेज को मैंने अभी नहीं लिखा, ए के 5% प्लस बी का 4% बटे। अच्छा मैंने बटे में क्यों लिखा है, क्योंकि इधर लिखा है कि ये ए और बी का अनुपात निकालना है, तो मैंने बटे में लिख ली उस बात को। और आगे बोला गया है कि ए का 6%, यानी ए का 6% प्लस बी का 8%, बी का 8% के योग का 2/3 है, 2/3 है, मतलब पहला वाला इसका 2/3 है। अगर ये 2 है तो ये वाला कितना होगा, 3 होगा। अब आप बोलेंगे परसेंटेज कहाँ गया सर, मैं अगर इसका परसेंटेज दोनों जगह से कॉमन ले लूँ और यहाँ भी परसेंटेज दोनों जगह से कॉमन ले लूँ तो परसेंटेज से परसेंटेज वैसे भी कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज नहीं लिखा, उसका कोई औचित्य था नहीं। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 का इसमें कर दो, तो 3 का ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा, 5 तिया 15A प्लस 3 चौके 12B बराबर 2 छिंके 12A प्लस 8 दूनी 16B। अब A को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, बचेगा 3A, 12 को इधर लाओगे क्या बचेगा, 4B। तो A बटे B बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। और मुझसे यही तो पूछा था कि A अनुपात B बताओ, तो अनुपात में क्या बोल देंगे, 4:3। रेशो में क्या बोल देंगे बेटा, 4:3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ गई, उस वस्तु की खपत 200 ट्रेन नहीं है भाई, ये टन है यार, 200 टन से बढ़कर 225 टन हो गई। देखो पहले कीमत की बात करते हैं, कीमत कितनी बढ़ी, 10%। 10% बढ़ने का मतलब है कोई भी कीमत 10 से 11 हो गई। किसी वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर कितनी होगी, 11। 1/10 होता है, 1/10 मतलब 10 से 11 हो गई। और उसकी जो खपत है यानी कंजप्शन है वो कितना हो गया, बोले 200 टन से 225 टन हो गया। सर ऊपर तो बात परसेंटेज में दी है और नीचे डाटा दिया ओरिजिनल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने कहा बात अगर मैंने रेशो में लिखी तो मैं 25 90 225, 25 8 200 लिख सकता हूँ क्या, 25 से दोनों साइड भाग लगा सकता हूँ, आपने कहा यस सर। अब बस मुझे क्या करना है, प्राइस और खपत में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, ये एक्सपेंसेज या अर्थव्यवस्था बोलो या फिर रेवेन्यू बोलो, ये क्या आ जाएगा, रेवेन्यू का मल्टीप्लाई आ जाएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो रेवेन्यू का आएगा। 10 8 80 और ये 11 90 99 आ जाएगा, 11 90 99 आ जाएगा, ठीक है, 11 90 99 आ जाएगा। अब बात को समझना कि वो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु पर कितना प्रतिशत सर्व बढ़ जाएगा। सर कितना प्रतिशत बढ़ गया ये, बोले सर ये बढ़ गया एक्चुअल में 19। कितना बढ़ गया, 19। ये 19 कहाँ से बढ़ा, बोले 80 से बढ़ा, इंटू 100 परसेंटेज में बताना है मुझे। तो हम क्या बोल पाएंगे इसको, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 19 पंजे कितना हो जाएगा, 95/4। 4 से भाग लगा दो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 15, 4 तिया 12, 3 बचेगा 30, 4 7 28, 4 पंजे 20। तो आंसर होगा 23.75, सॉरी 23.75 यानी कि सी उत्तर। कर पाएंगे, केवल कैलकुलेशन थी। सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकलवाना क्या चाह रहा है, कैलकुलेशन किस तरीके से करवाना चाह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 20% माल 50% के लाभ पर बेचा जाता है, 40% माल 20% हानि पर, 20% माल 5% हानि पर और शेष माल बिना किसी लाभ हानि के बेचा जाए तो कुल लाभ प्रतिशत बताओ। तो मैंने ये मान लिया कि आपके पास जो भी माल है वो 100 यूनिट है, 100 में से 20% यानी 20 यूनिट किस परसेंट पर बेच रहे हैं हम, 50% के लाभ पर। और फिर आगे 40% माल यानी 40 यूनिट 20% हानि पर बेच रहे हैं, तो मैंने माइनस लगा दिया। नेक्स्ट 20% माल 100 का 20% 20 यूनिट होता है, 5% हानि पर बेच रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 5% हानि कर दी। अब शेष कितना बच गया, शेष बोले 20 और 40 60 20 80 यानी 20 बच गया और 20 को बेच रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अगले जो शेष माल बचा उसको किस पे बेचा जा रहा है, किसी हानि या किसी लाभ पर नहीं, बिना किसी हानि या बिना किसी लाभ के, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर। अब मैं आपसे ये बोलता कि 20 प्रोडक्ट पर 50% का लाभ हो रहा है तो कुल मिला के 1000% का लाभ हो जाएगा कि नहीं, ये लाभ है सर, प्लस मतलब लाभ है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना था, इनका गुणा करना था। इधर इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
बोले 20 चौके 80, 800 आएगा, यानी 1000 का इधर प्रॉफिट हुआ था, इधर 800 का नुकसान हो गया। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोले 100 आएगा, यहाँ भी 100% का नुकसान हो गया। यहाँ 1000% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 800% का लॉस, यहाँ 100% का लॉस। और यहाँ क्या होगा सर, यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी 0% प्रॉफिट 0% लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मैंने कहा ओवरऑल क्या हो रहा है आपको, 1000 का लाभ 900 का हानि, यानी कुल मिलाकर अभी 100% का लाभ है। 100% का लाभ कितने पर है, अब हम इसका एवरेज निकालते हैं कि कितनी वस्तुओं पर या कितने माल पर है या कितनी यूनिट पर है। बोले 100 यूनिट पर 100% का लाभ है, तो 100 से भाग लगा दो, तो एवरेज जो लाभ आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। और यही मुझे निकालना था, डी क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कि सीपी कितना होगा, तो मैंने अपने मन से मान लिया 100, और ये भी मान लिया कि इस पर जो लाभ हो रहा है वो 10 रुपये का हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। आप बोलेंगे आपने अपनी मर्जी से कैसे मान लिया, सर कुछ दिया ही नहीं है सवाल में तो मैं क्या करूं। मैंने सीपी मान लिया 100 और इस पर 10 रुपये का लाभ मान लिया, तो 110 रुपये में बिक रहा होगा। वो कहता है यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दें, यानी इसको मैं डबल कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 220। तो जो आपका पुराना लाभ था वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी लाभ अब कितना हो गया, 30 रुपये। लाभ कितना हो गया, 30 रुपये। अब अगर लाभ 30 है, लाभ 30 हो जाएगा, तो पूछता है तब लाभ प्रतिशत कितना होगा, तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर 30 इसमें से घटा के मैं यहाँ लिख दूँ 190 रुपये, तो वो एकदम गलत हो जाएगा। 190 रुपये में यहाँ लिख दूँ तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तब ये पूछता आपसे कि सर ये बताओ कि नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। नहीं सर ऐसा कुछ बोला ही नहीं, या फिर वो बोलता कि इसका क्रय मूल्य कितना बढ़ गया, ऐसा कुछ पूछा नहीं है, ऐसा हमसे कुछ भी नहीं पूछा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सर 100 रुपये का जो आर्टिकल है वो अब कितने में बिक रहा है, 220 में। कितने में, 220 में, यानी लाभ कितने का, 120 का। तो 120 का लाभ कितने पर हो रहा है, 100 पर हो रहा है, इंटू में 100 से 100 कट जाएगा, 120% उत्तर आएगा, 120% उत्तर आएगा। अब आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस 30 का क्या यूज है यहाँ पर, तो इस 30 का कोई यूज नहीं है, बस इतना बताने के लिए कि ये जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो प्यारा सा प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट 10 था वो कंप्लीट हुआ है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और ये 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे क्लास मिल जाएगी, तो फटाफट से सुबह 8 बजे आके इस क्लास को निपटा दीजिएगा। ये मैथ्स की जो क्लास है अर्ली मॉर्निंग 8 बजे आ जाती है, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं होती है, मॉर्निंग ही होती है। और बाकी दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा एक प्यारा सा कमेंट करके। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।